हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि आपका जो 2022 का अंतिम सेट है, 2022 का 7वां सेट जो अंतिम सेट है केमिस्ट्री का, वो आज मैं हल कराने वाला हूँ। ठीक ना, आज मैं उसको हल करा दूंगा। और देखिए आप लोग का पेपर जो 16 फरवरी से शुरू होने वाला है। ठीक ना, देखिए 2003 ये तीसरा और चौथा पाँचवा छठवां हो चुका है। अगर आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर देख लीजिए। अगर आप PDF खरीदना चाहते हैं तो ऊपर नंबर जो दिया हुआ है उस नंबर पर SMS कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज JKS लिख कर करिए और उसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक ना, 15, 20, 25 जो भी आप देना चाहेंगे उसमें आप दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए छठा सेट तो हो चुका है। अब देखिए 7वां सेट है। 7वां सेट में क्या है, देखिए 7वां सेट का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है 7वें सेट का। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर विलियन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा, यानी कि यहाँ पर पहला तो ये वाला है ना, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है, कौन सी है? तो इसमें देखिए फलक केंद्रीय घन है, यानी कि FCC है। कौन है? FCC है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना। दूसरा कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर विलियन के 500 मिलीग्राम के लिए आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10.6 ग्राम होगी। कितनी होगी? 10.6 ग्राम होगी। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक आपको याद होना चाहिए। ठीक ना, और जो शून्य कोटि की अभिक्रिया उसका भी याद होना चाहिए। तो इसका क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। इसका आपका कौन सा चौथा वाला आपका सही जवाब हो जाएगा? इसमें ये वाला सही हो जाएगा, इसमें ये वाला सही हो जाएगा और इसमें सेकेंड इनवर्स सही हो जाएगा। अब देखिए घ वाला क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? इसमें देखिए सेकेंड वाला सही हो जाएगा, जो आपका इथेनोइक एसिड होता है। इथेनोइक एसिड ये आपको क्या करता है? अपचयित नहीं कर पाता है। किसको? फेलिंग विलयन को। ठीक ना, अंगा वाला देखिए कह रहा है कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है। एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया कौन है? हाफ मैन ब्रोमाइड ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। कौन है? हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ठीक ना, ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए च वाला है। च वाला कह रहा है कि सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा, सभी शर्कराओं यानी कि ग्लूकोज है, सुक्रोज यानी चीनी होती है। ठीक ना, तो इसमें सबसे मीठी फ्रक्टोज माल्टोज में, इन चारों में सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो इसमें आपका फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। फ्रक्टोज चीनी से भी मीठा होता है। ठीक ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2 आ गया। प्रश्न नंबर 2 को हम लोग कॉपी पर लिख लिए हैं, कॉपी पर इसको लगा लिए। आप लोग चलते हैं कॉपी पर। ठीक ना, बहुत से बच्चों में स्क्रीन पर पढ़ाना था, मतलब पढ़ा रहा था, तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप कॉपी पर ही अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे कॉपी पर ही पढ़ाइए। ठीक ना, तो मैं इसलिए कॉपी पर ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो स्क्रीन पर पढ़ाता। ठीक, कमेंट आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि कौन कौन किए हैं। तो अब देखिए आते हैं कॉपी पर। तो कॉपी पर देखिए यहाँ पर आ गए हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक ना, प्रश्न नंबर 2 का 2-2 अंक का, सब 4 क्वेश्चन है, 2-2 अंक का है। ठीक ना, देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या कर रहा है? दूसरा क वाला कह रहा है कि एक आयनिक ठोस के फलक घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई 508 pm है, पिकोमीटर है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है तो मतलब ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि धनायन की त्रिज्या यहाँ पर दी है और ऋणायन की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कोर की लंबाई A बराबर कितना दिया है? 508 पिकोमीटर। फिर कह रहा है धनायन की त्रिज्या यहाँ पर दिया, यानी कि R+ से दर्शाते हैं। धनायन की त्रिज्या R, त्रिज्या को R से, और देखिए धनायन को धन यानी कि प्लस से। ठीक ना, R+ को 100, R+ का मान कितना दिया है? 110 पिकोमीटर दिया है। फिर देखिए ऋणायन की त्रिज्या को दर्शाते हैं R- से, इसको निकालना है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? इसका सूत्र होता है A बराबर, यानी कि कोर की लंबाई बराबर 2 और कोष्टक में धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या होती है। ठीक ना, फिर यहाँ पर देखिए धनायन की त्रिज्या दी है 110 प्लस R- निकालना ही है, तो R- लिखनी है। 10 गुणा इसमें होगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 10 दूना के मतलब ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 0 0, यानी कि 220 हो जाएगा। ये देखिए 220 हो गया। अब ये 220 हो गया। अब इनको इधर उधर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए, कोई अंतर नहीं है उसमें, वही चीज़ लिखे हैं। ठीक ना, अब देखिए इसको हम इधर लेकर आएंगे, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 508 में से 220 घटाएंगे तो 288 बचेगा।
288 बचा। अब 288 को ये जो 2r माइनस है, इसको 2 को नीचे लेकर आएंगे, इधर गुणा कर रहे थे, उधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पर 288 बटे क्या हो गया, 2 हो गया। तो 288 को 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक ना, यानी कि 144 आएगा। आर मतलब ऋणायन की त्रिज्या कितनी आएगी, 144 पिकोमीटर आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक ना, दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का मतलब ख वाला है, कह रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक ना, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए केबी का मान दिया 0.52 केजी मोल इनवर्स दिया, ठीक ना। यहाँ पर दिया क्या, देखिए स्मॉल डब्ल्यू का मान 9 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू का मान 500 ग्राम दिया है। और जब आप यम का मान निकालेंगे अणुभार, यानी किसका अणुभार, ग्लूकोज का जब अणुभार निकालेंगे तो 180 ग्राम आएगा इसका अणुभार, ठीक ना, ये आ गया। फिर देखिए केबी का मान भी दिया है, केबी का मान कितना दिया है, 0.52 कि ये वाला दिया है केबी का मान, ठीक ना। फिर आपको निकालना, पहले डेल्टा टी भी निकालेंगे। आंसर कुछ और ही दिया है, आंसर जैसे भी आया है मतलब सही आया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर सूत्र क्या होता है, 1000 गुणे केबी गुणे डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक ना, बटे में कैपिटल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ठीक, ये सूत्र होता है। डेल्टा टीबी का मान निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 1000 होता है, 1000 रख दिए। केबी का मान दिया, देखिए केबी का मान 0.52 दिया है, 0.52 रख दिए। स्मॉल डब्ल्यू का मान 9 दिया है, 9 ग्राम रख दिए। अब देखिए यहाँ पर 180 यम का मान आया 180 और 500 ग्राम दिया गया है कैपिटल डब्ल्यू का मान, ठीक ना। अब देखिए काटेंगे, यहाँ पर देखिए 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, एक 0 बचा तो 20 हो गया। अब देखिए यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर नीचे हम काटे हैं 1 2 3 0 से काट दिए, 1 2 3 0, ठीक ना, कट गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचा क्या आपका, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 2 बता, 5 दुना के 10 हो गया। ये देखिए 5 दुना के 10 हो गया, बट ऊपर क्या बचा, 0.52, ऊपर बचा है आपका 0.52 बचा है। इसमें भाग करेंगे तो दशमलव इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक ना, तो एक अंक और इधर चल गया, तो यहाँ पर हो गया 0.052, ये आपका आ गया इतना। और ये डेल्टा टीबी का मान आया है, किसका मान आया है, डेल्टा टीबी का मान आया है। अब देखिए डेल्टा टीबी बराबर होता क्या है, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ठीक ना, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, 100 ग्राम, ठीक ना, 100 ग्राम विलायक पूरा होता है। अब देखिए यहाँ 0.052 दिया है डेल्टा टीबी का मान, विलयन का क्वथनांक निकालना है, यानी कि जो आपका निकालना है, ठीक ना, ये क्या है, T2 है, T2, इसका सूत्र क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है, क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो T1 आपका 100 हो गया, T2 निकालना है ये। अब देखिए T2 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, T2 बराबर यहाँ पर 100 और ये इधर आएगा, ये देखिए माइनस में है ना, तो इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। जब विलयन का क्वथनांक निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो प्लस में 100 प्लस 0.052 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो इतना अंश सेल्सियस आएगा, कितना आएगा, 100.052 अंश सेल्सियस आएगा। अब देखिए अंश सेल्सियस को हम किस में चेंज करेंगे, केल्विन में, ठीक ना, अंश सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर 273 से क्या करेंगे, 273 इसमें जोड़ देंगे। केल्विन में जब चेंज करते हैं तो क्या जोड़ते हैं, 273, तो 273 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 373 और माइनस अरे 0.052, यहाँ पर 252 दिया है। यहाँ पर लगभग में जब भी आप आंसर लिखेंगे कॉपी पर, पेपर में जब आप आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर लिख दीजिएगा लगभग में, ठीक ना, लगभग यहाँ पर जैसे हम लिखे यहाँ पर लगभग, उसी प्रकार से आपको हर आंसर के जगह पर क्या लिखना है, लगभग लिखना है, ठीक, फिर जाकर आंसर लिखना है, ठीक ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 2 का ग, प्रश्न नंबर 2 का ग देखिए क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन देखिए 25 अंश सेल्सियस पर KCl के N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.00275 ओम सेंटीमीटर इनवर्स रहेगा, ये इनवर्स रहेगा, ठीक ना, इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए, किसकी गणना करें, सेल स्थिरांक की गणना करना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए N/50 विलियन, यानी कि इसका मान ये
बिलियन है पूरा कितना n/50, ये पूरा बिलियन, ठीक ना। जिसका मान दिया यहाँ पर कप्पा का मान दिया हुआ है, जिसका विशिष्ट चालकत्व तो किसको बोलते हैं, कप्पा को बोलते हैं। विशिष्ट चालकत्व तो किसे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। तो कप्पा का मान दिया 0.00275 ओम सेंटीमीटर इनवर्स दिया, ये मान दिया है कप्पा का। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोध कितना दिया है, यहाँ पर प्रतिरोध दिया 400 ओम, तो R बराबर कितना दिया है, 400 ओम दिया है। अब देखिए कप्पा बराबर जो सूत्र होता है, कप्पा बराबर होता है 1/ρ, ठीक ना। क्या होता है 1/ρ, और रो बराबर क्या होता है यहाँ पर लिखे हैं, चूंकि रो बराबर होता है R × A/L, ठीक ना, R × A/L होता है। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे 1/R × A/L, तो यल ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा तो यल बटे हो जाएगा R × A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R × A, यल अपान R × A हो जाएगा। अब देखिए यल और A, जो यल A है ये क्या है, सेल स्थिरांक है। यल अपान A क्या है, ये दोनों को मिलाकर क्या है, सेल स्थिरांक है, यल बटे A सेल स्थिरांक। अब यल बटे A को यहीं पर छोड़ दीजिए और R को इधर लेते जाइए, ठीक ना। जब R इधर जाएगा तो गुणा कर देगा, तो यल अपान A बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान A बराबर हो जाएगा K × R, ये R इसमें गुणा कर देगा, K × R हो जाएगा, ठीक। अब कप्पा का मान कितना दिया है, कप्पा का, इसको K नहीं कप्पा कहेंगे, ठीक ना। कप्पा का मान देखिए आपको यहाँ पर दिया है 0.00265 और R का मान 400, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे दोनों को, ठीक ना। दोनों का हम देखिए गुणा कर दें, 0.00265 × 400, ये गुणा हो गया। अब दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.106 आ जाएगा, ये आपका आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक ना। सेंटीमीटर इनवर्स में ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा का घ वाला क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा का घ वाला कह रहा है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद कीजिए। किसमें, अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद करना है। विभेद का मतलब क्या होता है, अंतर करना है, ठीक है, अंतर बताना है। तो यहाँ देखिए एक को लिखें अधिशोषण, दूसरे ओर अवशोषण। अधिशोषण में पहली पॉइंट है, यह एक पृष्ठीय घटना है, ठीक ना, यह एक पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय यानी कि सतह पर होने वाली घटना है। और देखिए अवशोषण में यह पदार्थ के भीतर तक होने वाली घटना है, यानी कि ये भीतर होती है और ये पृष्ठ पर होती है, बाहर होती है, ठीक ना। यह पदार्थ के भीतर तक होने वाली घटना है। दूसरा देखिए कह रहा है, अधिशोषण का वेग प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद गति से होता है, ठीक ना। फिर इसमें है अवशोषण समान वेग से होता है, अवशोषण जो है आपका ये समान वेग से होता है। तीसरा है अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषक अलग अलग अधिशोष्य और अधिशोषक अलग करना आसान होता है, इस क्रिया को विशोषण कहते हैं। फिर इसमें देखिए, इसमें अवशोषित पदार्थ को पृथक करने के लिए विशेष विधियों के लिए आवश्यकता होती है, ठीक ना। फिर देखिए चौथी पॉइंट है कह रहा है, अधिशोषण में किसी अधिशोषक के पृष्ठीय अणु या परमाणु ही भाग लेते हैं। कौन कौन, अणु या परमाणु ही भाग लेते हैं। अधिशोषण में किसी अधिशोषक के पृष्ठीय अणु या परमाणु ही भाग लेते हैं। और इसमें देखिए क्या है, अवशोषण में अवशोषक के सभी अणु या परमाणु भाग लेते हैं, सभी, इसमें सभी दिया है, इसमें क्या दिया है कि पृष्ठीय अणु या परमाणु ही भाग लेते हैं, यानी कि इसमें सब लोग भाग लेंगे और इसमें अणु और परमाणु सिर्फ भाग लेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसमें पांचवा है, केवल पृष्ठ के सांद्रण में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, केवल पृष्ठ के सांद्रण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इसमें देखिए, इसमें समान रूप से संपूर्ण भाग में परिवर्तन होता है, ठीक ना। इसमें समान रूप से संपूर्ण भाग में परिवर्तन होता है, ये अवशोषण हो गया। और ये आपका अधिशोषण में अंतर हो गया, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर हो गया या विभेद हो गया, ठीक ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 वाला। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का 2 अंक का है, ठीक ना, 4 क्वेश्चन है, 2-2 अंक के हैं, ठीक। अब देखिए एक तत्व की काय केंद्रित घन 20 cc ज्यामिति है, जिसका परमाणु द्रव्यमान दिया है 50 है। यदि कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है तो इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए। अब देखिए यम बराबर यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया है, 50 दिया। ए बराबर दिया है जो कोर की लंबाई है 290 पिकोमीटर, और यहाँ पर देखिए इसको सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो -10⁻⁻12 से गुणा कर देंगे। तो 10⁻⁻12 से गुणा कर दिए। फिर इसको देखिए एन ए अवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स, ये अवोगाद्रो संख्या होती है। फिर बीसीसी के लिए जेड का मान कितना होता है, 2 होता है। बीसीसी के लिए जेड का मान 2 होता है। रो बराबर आपको निकालना है, तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है, रो बराबर
सूत्र क्या होता है, रो बराबर की जेड गुणे यम अपान में ए का क्यूब गुणे यन ए, यानी कि अवगाद्रो संख्या। तो यहाँ जेड का मान 2 है, यम का मान 50 द्रव्यमान है, और देखिए ए क्यू का मान मतलब ए का मान 290 पिकोमीटर। तो इसको चेंज किए 10 के पावर -12 आ गया। अब ये अगर ये जीरो हटाना चाहेंगे तो ये 10 के पावर -11 हो जाएगा, ठीक ना। तो 29 गुणे 10 के पावर -11 का क्यूब गुणे 6.023 गुणे 10 के पावर 23, ये अवगाद्रो संख्या हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको कुछ नहीं करना है, बस हल करना है। देखिए 50 दूना के 100 हो गया, और 29 गुणे 29 गुणे 29 तीन बार कर दिए, और देखिए 11 तियाँ 33 होता है। यहाँ पर देखिए क्यूब नहीं होगा 11 का, ठीक ना, यहाँ पर गुणा हो जाता है, 11 तियाँ 33, तो -33 हो गया 10 के पावर -33 गुणे 6.023 गुणे 10 के पावर 23, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये तीनों गुणा करेगा, 29 गुणे 29 गुणे 29 होगा तो 24,389 आएगा। 24,389 गुणे में इसको इधर कर दिए 6.023, और 10 के पावर -33 से 10 के पावर 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 के पावर 10 बचेगा, माइनस में 10 बचेगा, क्योंकि ये माइनस में बड़ा है, ये प्लस से छोटा है, ठीक ना। तो माइनस वाला चिन्ह 10 के पावर -10 बचा। अब देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो 10 माइनस में बचा ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऊपर आया है तो प्लस हो गया, 10 के पावर 10 हो गया, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे, हम गुणा करके पूरा लिख लिए, गुणा करेंगे तो 14, ये देखिए आएगा 14 68 और 94, ठीक ना, इतना आएगा, दशमलव में 974 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जब इसमें भाग करना रहेगा तो इसको जीरो को बढ़ाना पड़ेगा इससे गुणा करके, ठीक ना। तो यहाँ से 10 के पावर जो 10 है, इसमें से 6 जीरो लिए हैं, इसमें गुणा किए हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गया, और ये देखिए 10 के पावर 4 बचा, ठीक ना। तो 10 के पावर 6 चला गया गुणा में, और 10 के पावर 4 बचा। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब इससे भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 680.75, कितना आ जाएगा, 680.75 गुणे 10 के पावर 4 आ जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए 100 से ऊपर और 100 से नीचे भाग करेंगे, ठीक ना। 100 से ऊपर गुणा करेंगे, 100 से नीचे गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर चला जाएगा। आंसर दिया है 6.807, ठीक ना, इतना दिया है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 10 के पावर 6, ठीक ना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कहाँ से दिक्कत हो रहा है आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो यहीं पर आंसर लिख देंगे, ठीक ना, और ये लिख देंगे लगभग में, ठीक, लगभग में ये कितना आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर इतना ही दिया है, ठीक, इतना ही आंसर दिया है। अब ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये बदला है कि क्या क्या है पता नहीं चल रहा है कुछ, ठीक ना। अगर आपको कहीं पर इसमें मिस्टेक लग रही है तो आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये मैं लगाया हूँ 2-3 बार इसको लगाया हूँ, और 2-3 बार लगाने के बाद ये मतलब इतना ही आंसर ही आ रहा है इसका, ठीक। तो इससे मतलब दूसरा आंसर नहीं आएगा, यही आंसर आएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगर कहीं मिस्टेक होगी तो उसके लिए सॉरी, ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख वाला क्या करा है। प्रश्न नंबर 3 का ख का एक पहला वाला है कि हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते, ये बताना है आपको। तो हाइड्रोजन रंगीन क्यों होते हैं बताना है। देखिए सभी हाइड्रोजन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्रकाश अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक ना। जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करके प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ऊर्जा अवशोषण क्षमता आकार बढ़ने के साथ साथ कम होती है, ठीक ना। जो अवशोषण क्षमता है वो आकार जब बढ़ती है तो क्या होती है, वो कम होती जाती है, इसलिए हाइड्रोजन रंगीन होते हैं। आकार बढ़ने के साथ साथ इनका रंग गहरा होने लगता है, ठीक ना। जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा वैसे वैसे उनका रंग क्या होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। बस इतना ही लिखना। अब देखिए ये फ्लोरीन का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। क्लोरीन का रंग पीला हरा होता है। ब्रोमीन का रंग लाल नारंगी होता है। और जो आयोडीन आई होता है उसका रंग क्या होता है, बैगनी होता है, ठीक ना। ये रंग होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि उत्कृष्ट गैसों में जिनान परमाणु के सबसे अधिक यौगिक ज्ञात हैं, क्यों, ऐसा क्यों कि इसी का ज्ञात है। तो यहाँ पर देखिए सभी उत्कृष्ट गैसों में जिनान की आयनन ऊर्जा सबसे कम हॉट है, यानी कि सबसे कम हॉट है, यानी कि कम गर्म है, ठीक ना। अतः इसको कम ऊर्जा देने पर ही यह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिससे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आयन तत्वों जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक ना। जैसे इसमें अगर थोड़ी सी भी आप ऊर्जा देंगे, अगर थोड़ी सी भी ऊर्जा देंगे, ये क्या हो जाएंगे, तुरंत एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक ना। तुरंत ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। और उसके बाद देखिए
कम हॉट होते हैं, अतः इसको कम ऊर्जा देने पर ही यह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिससे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आयन तत्वों जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अधिक यौगिक बनाने लगते हैं, यानी बनाते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया आपका, यही बस इतना लिखना है, 2 नंबर का है। ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग वाला कह रहा है कि निम्नलिखित उप संयोजक यौगिकों के नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है इन यौगिकों का। तो देखिए NI और जो अमोनिया कितने बार है? 6 बार है, और क्लोरीन है। ठीक ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्सा बोलेंगे, और इसको एमिनो बोलेंगे। तो हेक्सा एमिनो इसको लिखेंगे हेक्सा एमिनो। ये निकिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है? अमोनिया की देखिए 0 होती है ऑक्सीडेशन संख्या, और जो क्लोरीन है इसकी 2 क्लोरीन तो -2 होगा, तो सेकेंड लिखेंगे। ठीक ना, क्या लिखेंगे? सेकेंड लिखेंगे। और अंत में आया है तो इसको क्लोराइड लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे। अगर ये पहले आता है जैसे उसमें पोटेशियम लिख देते हैं, तो बाद में आएगा तो उसको क्लोराइड लिख देंगे, कोई भी हो, जिसे मतलब जो नाम रहेगा वही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर FE और CN6 दिया है, Cl3 दिया है। इसमें देखिए क्या होगा, इसका नाम होगा फेरिक, और ये हेक्सा साइनो, इसका नाम क्या है? हेक्सा साइनो। और इसको क्या बोलेंगे? फेरेट बोलेंगे। फेरेट क्योंकि इसके आगे कुछ आएगा तो इस पर मतलब ये ऋणावेशित यौगिक हो जाएगा। ठीक ना, तो जब ऋणावेशित यौगिक होगा तो उसमें ATU जुड़ेगा, ये हो जाएगा फेरेट। और इसके लिए इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी? सेकेंड होगी, और ये क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक ना, इसका नाम क्या है? क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ वाला क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 का घ, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर समझाइए। कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर समझाइए। एक और ग्लूकोज लिखे, दूसरे और फ्रक्टोज लिखे। तो देखिए ग्लूकोज यह अंगूर की शर्करा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? यह अंगूर की शर्करा के नाम से जाना जाता है। फ्रक्टोज इसे फलों की चीनी के नाम से जाना जाता है, इसलिए चीनी से भी मीठा होता है फ्रक्टोज। ठीक ना, और ग्लूकोज से भी मीठा होता है, यानी कि सबसे मीठा है कौन? फ्रक्टोज। यह 6 सदस्यीय वलय है। यह कितनी सदस्यीय? 6 सदस्यीय वलय है। और यह देखिए 5 सदस्यीय वलय है। जो आपका फ्रक्टोज ये 5 सदस्यीय वलय है। और यह देखिए यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। ये क्या है? शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। ठीक ना, और यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक ना, मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए क्या है? ऊर्जा स्रोत नहीं है। यह कम वसा का उत्पादन करता है। यह क्या करता है? कम वसा का उत्पादन करता है। और ये देखिए ये अधिक वसा का उत्पादन करता है। किसका? अधिक वसा का उत्पादन करता है। ठीक ना, फिर यहाँ पर देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज की संरचना जब रहेगा तो ऊपर क्या लगा रहेगा? CHO OH और ये CH2OH। ठीक ना, यहाँ पर CHO रहेगा, और यहाँ पर जो फ्रक्टोज की संरचना रहेगी ये COOH रहेगा। ठीक ना, डबल बॉन्ड O रहेगा। तो यहाँ पर बीच में देखिए C, इसमें कीटोन ग्रुप आएगा और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। ये CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, और CO क्या है? ये कीटोन ग्रुप है। ठीक ना, तो जो फ्रक्टोज की संरचना होगी उसमें क्या आएगा? फ्रक्टोज की संरचना में कीटोन ग्रुप आएगा। ठीक ना, फ्रक्टोज की संरचना में कीटोन ग्रुप, और ग्लूकोज में क्या आएगा? ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप आएगा ग्लूकोज में। ठीक, अब देखिए ये हावर्थ संरचना देख लीजिए। इसकी हावर्थ संरचना ये इसकी हावर्थ संरचना है। ठीक ना, ये इसकी हावर्थ, ये फ्रक्टोज की है, ये ग्लूकोज की है। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का आ गया। प्रश्न नंबर 4 का देखिए 3-3 नंबर के होते हैं। ठीक ना, प्रश्न नंबर जो 4 है आपका 3-3 नंबर का होता है, वो भी 4 क्वेश्चन होते हैं। देखिए कोलराउस का नियम क्या है? इसके 2 उपयोग लिखिए। कोलराउस का नियम क्या है? इसका 2 उपयोग लिखना है। देखिए कोलराउस का नियम यहाँ पर दिया है, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जिसको दर्शाते लैम्डा इनफाइनाइट यम से। ठीक ना, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनन चालकताओं का योग होता है। देखिए यहाँ पर देखिए आयनन जो इसकी चालकताओं का क्या होता है? योग होता है। जैसे n प्लस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस n माइनस लैम्डा इनफाइनाइट, जहाँ लैम्डा इनफाइनाइट मोलर चालकता है। ठीक ना, ये है कोलराउस का नियम। अब देखिए इसका उपयोग पूछा है, कह रहा है कि 2 उपयोग लिखे, तो हम 3 उपयोग लिखे यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर देखिए अनुप्रयोग या उपयोग या कह दे प्रयोग। ठीक ना, तो ये होगा इसका अनुप्रयोग या उपयोग। तो देखिए पहला है, कह रहा है कि
अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्य चालकता ज्ञात करने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्य चालकता को ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा है आयनिक गतिशीलता ज्ञात करने में किया जाता है, आयनिक गतिशीलता ज्ञात करने में। तीसरा है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तीसरा कहाँ किया जाता है? वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में किसका उपयोग? कोलराउस के नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, ये था आपका प्रश्न नंबर 4 का क वाला। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख वाला आता है। प्रश्न नंबर 4 का ख वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला हार्डी-सुल्जे नियम, दूसरा वैद्युत कण संचलन। हार्डी-सुल्जे नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता या शक्ति उतनी ही अधिक होती। ठीक ना, उसकी स्कंदन क्षमता या शक्ति क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी जितनी अधिक उसके आयनों की संयोजकता होगी। ठीक ना, जितनी अधिक होगी। अब देखिए ऋणावेशित कोलाइड विलयन और धनावेशित कोलाइड विलयन। ऋणावेशित कोलाइड विलयन में क्या है? देखिए ऋणावेशित कोलाइड विलयन में Na+ और ये Cl++ और ये Al+++ यानी कि 3+, यानी कि सोडियम से बड़ा कौन है? Ca+, यानी कि सोडियम इज लेस देन कैल्शियम इज लेस देन एल्युमिनियम। ठीक ना, कह रहा है कि जो सोडियम है ये किससे लेस देन है? कैल्शियम से, और ये किससे लेस देन है? एल्युमिनियम से। ठीक, किसमें? ऋणावेशित कोलाइड विलयन में। ठीक, स्कंदन क्षमता बढ़ने का क्रम में देखिए कि इसका स्कंदन क्षमता ये बढ़ने का क्रम है। ठीक ना, फिर यहाँ पर देखिए धनावेशित कोलाइड विलयन, ये है धनावेशित कोलाइड विलयन। देखिए Cl- SO4 ये PO4 माइनस यानी कि 3 थे माइनस। ठीक ना, तो ये स्कंदन क्षमता बढ़ने का क्रम है। इधर की जाएगा तो बढ़ेगा, इधर की जाएगा तो भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये बढ़ने का क्रम है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए, देखिए K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O फिटकरी का सूत्र है, ये फिटकरी का सूत्र है। ठीक ना, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ग वाले पर। क्वेश्चन नंबर 4 के ग वाले पर आते हैं। अब देखिए इसी में का दूसरा था वैद्युत कण संचलन। क्या था? दूसरा वैद्युत कण संचलन। कह रहा है यह कोलाइडी विलयनों का एक गुण है। एक U आकार की नली में कोलाइडी विलयन को भरकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ से क्या करता है? गमन करता है। ठीक ना, इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करता है? गमन करता है, यानी कि बहता है, जाता है। कण के इस गमन को या संचलन को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम फिगर भी बनाए हैं। फिगर देखिए, ये देखिए जो निगेटिव वाले पोल हैं ये क्या जा रहे हैं? धनात्मक की ओर जा रहे हैं। ठीक ना, ये जो निगेटिव वाले पोल हैं ये धनात्मक की ओर जा रहे हैं, और जो ये पॉजिटिव वाले हैं सब, ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? ये निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक ना, तो इसमें वही बताया कोलाइडी विलयनों का यह एक गुण है। एक U आकार की नली में कोलाइडी विलयन को भरकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करते हैं। जो कोलाइडी कण है, ये जो कण है कोलाइडी कण, वो विपरीत इलेक्ट्रोड, यानी कि जो माइनस वाला है प्लस वाले की तरफ जाएगा, और ये जो माइनस वाला है प्लस वाला जो माइनस वाले की तरफ जाएगा। ठीक ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग वाला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ग वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारिक क्यों है, समझाइए। इसको समझाना है। ठीक ना, इसमें पहला वाला पूछा कि मेथिल एमीन जो है अमोनिया से अधिक क्षारिक क्यों है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए मेथिल एमीन और अमोनिया ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेथिल एमीन का सूत्र है। कह रहा है इसमें +I इफेक्ट अधिक होता है क्योंकि इसमें CH3 समूह जुड़ा है जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दान देकर उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है। ठीक ना, जैसे ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक ना, ये मेथिल जो है ये नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर +I इफेक्ट भी बढ़ेगा और जो इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बढ़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पर पहले से तो लोन पेयर ही था ही, इस पर पहले से लोन पेयर था ही, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन मेथिल ग्रुप दे दिया, तो इसका क्या होगा? घनत्व बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक ना, इस कारण ये अमोनिया से अधिक क्या होता है? अधिक क्षारीय होता है। अब देखिए यहाँ पर जब NH3 अमोनिया में, मतलब अमोनिया में ऐसा कोई समूह नहीं है, जबकि यहाँ पर रहेगा जबकि। ठीक ना, जबकि अमोनिया में ऐसा कोई समूह नहीं जुड़ा होता है जो इसके इलेक्ट्रॉन या +I इफेक्ट को बढ़ा सके। ठीक ना, +I इफेक्ट को बढ़ा सके, इसलिए मेथिल एमीन
अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अधिक क्षारीय, ये क्षारीय है, ये ज़्यादा क्षारीय है, ठीक ना, ये क्षारीयता का क्रम है। मिथिल एमीन अधिक क्षारीय और ये NH3 क्या है, कम क्षारीय। अमोनिया क्या है, कम क्षारीय है। ठीक, अगर समझाने में कोई कमी हो रही है या फिर देखिए वीडियो में अगर कुछ शोर और जा रहा होगा, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, ठीक ना, अगर शोर और जाएगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसी में का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण करना है तो ए और बी का मान बताना है आपको। C2H5NO2 ए, और ये कैसे बन जा रहा है C2H5NH2, कैसे C2H5OH बन जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए और बी का मान बताना है कि किसकी प्रेजेंस में ये सब बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं C2H5NO2 जब H यानी कि नवजात हाइड्रोजन से ये अपचयित होगा। C2H5NO2 ये जब नवजात हाइड्रोजन से क्या होगा, अपचयित होगा, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5NH2 बन जाएगा, ठीक ना। और इसमें से H2O निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 2H2O निकल जाएगा। उसके बाद जो बी का मान आएगा HNO3 की प्रेजेंस में जब ये क्रिया कराएंगे, इसमें HNO3 की प्रेजेंस में जब क्रिया कराएंगे तो देखिए C2H5OH बन जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक ना। जहाँ पर ए का मान देखिए 6 नवजात हाइड्रोजन, बी का मान HNO2 आ गया, ठीक ना। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घ वाला, प्रश्न नंबर 4 का घ वाला क्या कह रहा है, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। फ्रक्टोज की यहाँ पर देखिए संरचना सूत्र है। तो देखिए फ्रक्टोज में कुल कितनी कार्बन होती है, 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, जिसमें से दूसरा वाला कार्बन जो होता है वो एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और देखिए जो OH की संख्या होती है, ये 5 OH की संख्या होती है, 1 2 3 4 5 OH की संख्या हो गई। और H की संख्या 1 2 3, OH की हम बता रहे हैं ना कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की, ठीक ना, तो OH बताएं। ठीक, देखिए इसकी चक्री संरचना अगर पूछे चक्री संरचना, तो चक्री संरचना ऐसे बना दीजिएगा, ठीक ना, 2 2 4 1 5 और एक ये वाला है, यही वाला कार्बन है जो इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, फिर इससे OH C2H5OH भी इसी से जुड़ गया, ठीक ना, CH2OH इसी से जुड़ गया। ठीक, तो ये आपका देखिए चक्री संरचना है और ये क्या है, खुली संरचना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है और एक क्वेश्चन पूछा है कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो यहाँ पर देखिए हम ग्लूकोज ले लिए, ग्लूकोज है ये CHO CHO CHOH, और देखिए ये CHOH 3 बार लिए हैं CH2OH, ठीक ना, ये ग्लूकोज। अब देखिए फेनिल हाइड्राजीन के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। 3 बार फेनिल हाइड्राजीन लिए हैं, इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए CH इस पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेगा और NH और C6H5, ठीक ना। फिर वही चीज़ यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH और C6H5, और जो यहाँ पर है CHOH3 और CHOH का थ्राइस यहाँ पर भी है, ठीक ना, CH2OH निकलेगा। यहाँ पर देखिए ये वेस्ट मटेरियल है, इसको निकाल दीजिए बाहर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। C6H5NH2 एनिलीन निकल गया, H2O और अमोनिया बाहर निकल गई। ये ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोसाजोन बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बन गया। अब उसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक ना, इसी में आगे बढ़ेंगे तभी आपका बनेगा फ्रक्टोज। ठीक, अब देखिए ये ग्लूकोसाजोन जो बना है, ग्लूकोसाजोन में क्या करेंगे, HCl और H2O से रिएक्शन कराएंगे। HCl से जब इसमें रिएक्शन होगा तो देखिए ये CHO C डबल बॉन्ड O और CHOH का थ्राइस और यहाँ पर CH2OH बन गया। इसमें क्या बना है, ग्लूकोसोन बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोसोन बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोसोन। अब देखिए एक बार और सिर्फ आपको मेहनत करनी है, ग्लूकोसोन से क्या बन जाएगा, आपका फ्रक्टोज बन जाएगा, ठीक ना। ये ग्लूकोसोन से अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जब ग्लूकोसोन का रिएक्शन कराते हैं JDN प्लस CH3COOH और नवजात हाइड्रोजन से अपचयन कराते, ठीक ना, यानी कि इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इसकी प्रेजेंस में अपचयन कराएंगे तो देखिए JDN प्लस CH3COOH के प्रेजेंस में इसका अपचयन का मतलब ही हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, CH2OH आ जाएगा, ऊपर CH2OH आ गया और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पर देखिए CHOH का थ्राइस स्थाई और CH2OH स्थाई, ठीक ना, CH2OH। अब देखिए ये क्या बन गया, आपका फ्रक्टोज बन गया। तो 3 स्टेप में ये आपका फ्रक्टोज बना है। पहला तो फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराए हैं तो ग्लूकोसाजोन बना है, फिर ग्लूकोसाजोन को H2O और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराए हैं तो ग्लूकोसोन बना है,
ग्लूकोसोन बनाए, फिर ग्लूकोसोन को Zn प्लस CH3 COOH से रिएक्शन कराए हैं, आप चयन कराए हैं तो क्या बना है आपका फ्रक्टोज बना है। ठीक ना, तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 तक आज आपको खत्म हुआ, प्रश्न नंबर 4 तक। अब देखिए आगे वाली जो वीडियो है कल परसों में मैं दे दूंगा आपको, कल परसों में ये सेट 7 वाला जो है पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक ना, सेट 7 जो है पूरा खत्म हो जाएगा कल परसों की वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए तो ऊपर जो नंबर आपको दिखाए तो उस नंबर पर SMS कर दीजिएगा। ठीक ना, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, अगर आप अगली वीडियो नहीं देखें, आगे की वीडियो, पहले की वीडियो 6 सेट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहाँ पर जाकर उन सब वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।